एक बार आवाज मतलब आ रही है कि साथ एक बार फिर से आगे मैं फिर स्टार्ट करूं। हेलो, आवाज की फिर से बोलो, सही है क्या? आवाज के प्रॉब्लम है आवाज के अंदर? हेलो, नहीं आ रही आवाज क्लियर। अच्छा, एक बार ऐसा करो, चलो मैं एक बार फिर से करता हूँ। हाँ, अभी अभी बताओ। हेलो, अभी आवाज क्लियर आ रही है? अब मैसेज, अच्छा अब आ रही है आवाज, चलो बढ़िया। बताया करो मेरे को, ऐसे चुपचाप मत रहा करो, फिर मैं बोलते जाऊंगा। चलो चलो, अब हम गति किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आप कहीं पर अगर खड़े हुए हैं, कहीं पर एक बंदा खड़ा हुआ है, उसके सामने कोई गाड़ी खड़ी हुई है, ये कोई गाड़ी खड़ी हुई है उसके सामने। तो अब अभी घड़ी में बजे हुए हैं, मान लीजिए 1 बजे हुए घड़ी में। तो अब मैं देखूंगा, अगर 1 बज के अगर 2 मिनट होगी तब भी ये गाड़ी यहीं पर खड़ी हुई है। यानी अगर मैं बोलूं 1 बज के 5 मिनट भी हो गए तब भी ये गाड़ी यहीं पर खड़ी है। तो अगर समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो, हर चीज के यांत्रिकी के अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम हर चीज की तुलना समय से करते हैं। तो समय के साथ इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यहीं पर खड़ी हुई है अभी भी। 1 घंटे बाद आया है तब भी ये यहीं पर खड़ी हुई है। इसका मतलब साफ साफ है कि गाड़ी जो है स्थिर अवस्था में है। गाड़ी कैसी है? स्थिर अवस्था में है। अब अब यदि अब यदि समय के साथ अगर मैं बोलूं, एक और लड़का आया, वो आया 4 बजे। 4 बजे आया, उसने ये गाड़ी में बैठा, अब चलना स्टार्ट हो गई। ये यहाँ तक आ गई गाड़ी, चलते चलते गाड़ी कहाँ तक आ गई? यहाँ तक आ गई। अब इस लड़के ने 5 बजे देखा कि गाड़ी गाड़ी यहाँ से यहाँ आ गई। तो अब इसने बोल दिया कि नहीं, इसने गति की है गाड़ी ने, क्योंकि गाड़ी की स्थिति जब मैं 1 बजे देखा था तो यहाँ थी, 4 बजे गाड़ी यहाँ है, यानी कि गाड़ी की गति अवस्था में है। देखो उस समय कैसी अवस्था में, वो भी बता सकते हैं समय के साथ अगर ये देखें कि अगर 4 बजे गाड़ी अगर रुकी हुई है, 4 बजे 1 मिनट पर भी अगर गाड़ी की स्थिति यही है, तब भी वो कैसी हो जाएगी? स्थिर अवस्था में मानी जाएगी। लेकिन वो इतना बोल सकता है कि हाँ, ये गाड़ी जो है 2 बजे, जो 1 बजे से और 4 बजे के बीच में इसकी गति रही होगी, क्योंकि ये गाड़ी यहां से यहां आ गई। तो गति किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ उसकी स्थिति में क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए। जैसे कि अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, स्थिर अवस्था में, थोड़ी देर बाद अगर मैं यहाँ आ जाऊं तो आप बोलोगे कि सर ने गति की है, क्योंकि समय के साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन आ गया। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या गति की? कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ हो जाए परिवर्तन, समय के साथ। ठीक है, समय शब्द लगाना इसके अंदर बहुत जरूरी है। अच्छा, अगली छोटी मोटी डेफिनेशन है, छोटी मोटी, बहुत छोटी मोटी डेफिनेशन चलेंगे अभी तो। ये तो हो गई गति की डेफिनेशन। अब पहली डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन क्या है? स्थिर, क्या है? स्थिर वस्तु, गतिमान वस्तु, स्थिर वस्तु, दो होती है।
गतिमान वस्तु, स्थिर वस्तु, बहुत सिंपल। जब कोई वस्तु गति करती है तो उसे हम बोलते हैं गतिमान वस्तु, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तब हम उसे बोलते हैं स्थिर वस्तु। ये तो बच्चों वाली बात होगी। मेन इसमें डेफिनेशन ये वाली थी, ये वाली आ सकती है आपसे पूछने के लिए कि गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ क्या आ जाए, परिवर्तन। समय के साथ, बिना समय के नहीं, समय के साथ साथ अगर उसकी स्थिति चेंज हो रही है, परिवर्तन आ रहा है, तो वो वस्तु कैसी मानी जाएगी, गति अवस्था में मानी जाएगी। ठीक है, चलो अगली डेफिनेशन है, अगली डेफिनेशन नोट्स के हिसाब से चलूंगा मैं। अगली डेफिनेशन है बिंदु वस्तु। अच्छा, अब ये क्या होती है बिंदु वस्तु, से समझते हैं। बिंदु वस्तु मैं इसको बोल रहा हूँ, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ बहुत सिंपल से भाषा में। अगर किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी उसकी लंबाई के तुलना में बहुत कम है, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ से ग्वालियर गए, तो आप बोलोगे कि यहाँ से, जैसे जी आपका मान लीजिए घर है, ये आपका घर है, ठीक है। अब यहाँ से आप जो, ये आप खड़े हुए हैं ऐसे, इतनी जगह घेर कर आप खड़े हुए हो। अब यहाँ से आप क्या गए, ग्वालियर गए, ये अपना ग्वालियर शहर है, बड़ी बड़ी, ये अपना ग्वालियर शहर है। अब यहाँ से आप ग्वालियर गए, इसके बीच की दूरी आपने बोल दी कितनी है, 120 किलोमीटर है। तो कोई बंदा आपसे, अगर कोई गधा बच्चा होगा बहुत ही डफर वाला, तो ये बोले अच्छा 120 किलोमीटर कैसे, तूने तो यहाँ से लेके यहाँ तक माना है तीर, तूने ये दूरी तो तूने जोड़ी ही नहीं, खुद की लंबाई भी तो है। अरे बेटा, खुद की लंबाई इस दूरी की तुलना में तो कुछ नहीं है, क्या है, एक बिंदु के समान है। तो जब क्या होती है बिंदु वस्तु, क्या होती है कि जब किसी वस्तु की खुद की दूरी जो है, तय की गई दूरी, खुद की जो आकार की तुलना में एक बिंदु वस्तु बन जाए। जैसे खुद का जो आकार है, इस खुद का जो आकार जो है इस दूरी की तुलना में क्या है, एक बिंदु के समान है, उसे हम बोलते हैं बिंदु वस्तु। आए समझ में? देखो बिंदु वस्तु का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि ये जो दूरी, ये जो खड़ा हुआ है, इसके तुलना में तो कुछ भी नहीं है, इसे आप क्या बोलोगे, ये तो बिंदु है, ये तो क्या है, एक बिंदु है, इसे हम बोल देंगे बिंदु वस्तु। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आप लोग गेंद, मतलब जैसे क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो, तो आपने एक शॉट मारा बैट से, तो बॉल जो है फील्ड के अंदर घूमी, तो अब आप जो कितनी आपने बॉल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो अगर आप निकालोगे तो उसमें आपको बॉल को कैसा मानना पड़ेगा, एक बिंदु वस्तु मानना पड़ेगा। जैसे कि ये एक फील्ड है, गोल फील्ड है। अब बॉल मान लीजिए यहाँ से आपने शॉट मारा, बॉल यहाँ से बाउंड्री पे पहुंच गई, तो मैं बोलूं कि ये वाली दूरी निकालिए, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कितना समय लगा, मैं बोलूंगा समय निकालिए, समय। तो मैंने बोल दिया अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है, अगर मैं बोल दूं 4 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 4 मीटर है, तो आप समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कुछ भी मान लीजिए, इसकी 2 मीटर पर सेकंड रही, इसकी चाल 2 मीटर पर सेकंड रही, तो कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर ये 4 मीटर क्यों, ये वाली डिस्टेंस गेंद की, तो गेंद तो इसकी तुलना में क्या मानी जाएगी, बिंदु वस्तु, तो इसे अपन कंसीडर नहीं करेंगे, तो बिंदु के समान है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे आपको समझते, रटने वाली चीज नहीं है, समझो, फील करो। अब से फिजिक्स रटेंगे नहीं, अपन समझेंगे हर चीज को कि बिंदु वस्तु क्यों बोल रहे हैं और गति की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अगर आप कहीं भूल भी जाओ तो आप एक तरह से कुछ उसको समझा पाए एग्जामिनर को कि भाई मैं ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए ये आ गया होगा कॉन्सेप्ट समझ में। अब गति, वैसे तो इस फिजिक्स के हिसाब से गति 3 प्रकार की होती है, एक विमीय गति, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति फिजिक्स के हिसाब से गतियां जो है ये 3 प्रकार की मानी गई है। अच्छा, अब इन तीनों को अपन एक एक करके समझेंगे, क्या है ये एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय, इन तीनों को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो मैथ के अंदर थोड़ा बहुत, जिन लोगों ने मैथ कुछ बायो वाले हो तो कोई बात नहीं है, इतना तो आपको पता होगा मैथ के अंदर क्या होता है
एक होता है एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं अपन एक्स अक्ष। ये होता है अपना वाई अक्ष, ठीक है। अब एक और आने वाला है आपके मैथ में, डरना मत उससे, एक और अक्ष आने वाला है, स्टार्ट हो जाएगा शायद आपके मैथ में इसी साल स्टार्ट हो जाएगा जब आप पढ़ोगे रेखा वाला चैप्टर। तो इसमें एक और अक्ष आएगा जिसे हम बोलेंगे जेड अक्ष। अब मैं उसको बना नहीं सकता, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं। अगर मैं एक अक्ष ऐसा मान लूं, ऐसा जो अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ भी होगा और बोर्ड के बाहर की तरफ निकल रहा होगा, कुछ इस तरह से मैं इसको बोलना चाहूं, ऐसा कोई एक अक्ष, जेड अक्ष, ठीक है। ये आप ऐसा समझ लीजिए, बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रहा है ये अक्ष, ठीक है। अगर मैं उंगलियों पे अगर मैं बताना चाहूं तो देखो, ये वाई, ये एक्स और ये जेड, ये उंगली दिख रही है, ये अगर वाई है, ये एक्स है, तो ये अक्ष क्या हो जाएगा, जेड अक्ष हो जाएगा, ये अक्ष जेड अक्ष। अब बेसिकली अगर मैं मोटी मोटी डेफिनेशन बोलना चाहूं, अगर एक एक लाइन की अगर मैं डेफिनेशन अगर मैं बनाऊं इन तीनों की, एक विमीय गति, एक विमीय गति जब कोई वस्तु केवल एक ही अक्ष पर गति करे, केवल एक्स एक्स अक्ष पर घूमे, या फिर केवल वाई वाई पर घूमे, दो पे नहीं, या फिर केवल जेड जेड पर घूमे, तो उसे एक विमीय गति बोलोगे। द्विविमीय गति जब कोई वस्तु किन्हीं भी दो अक्षों के बीच में या किन्हीं भी दो अक्षों पर घूमे, जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई कार है, पहले ऐसे गई फिर ऐसे चली गई, तो अब उसने दो अक्ष कर लिए कवर, एक्स अक्ष भी चल लिया और वाई अक्ष भी चल लिया, अब उसकी गति द्विविमीय गति मानी जाएगी, एक विमीय गति में। अच्छा, अगर कोई तीनों अक्षों पर चले, जैसे कि प्लेन है, हवाई जहाज है, अपनी जो वो होती है पक्षी जो होते हैं पक्षी वगैरह, ये इनकी गति कैसी होती है, त्रिविमीय गति होती है। ये आगे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, और ऐसे घूमकर ऐसे भी जा सकते हैं, और हवा में भी उड़ के इधर भी आ सकते हैं, उड़ के इधर भी आ सकते हैं, ठीक है। उनकी गति कैसी होती है, त्रिविमीय गति होती है। एरोप्लेन की गति, पक्षियों की गति, कोई भी चीज जो आकाश में गति करती है, जो उड़ती है, वो त्रिविमीय गति कर सकती है, कर सकती है, मैं बोला करेगी करेगी, ये नहीं बोला, करेगी ही करेगी। उसे घूमना, उसे अपनी दिशा तो बदलनी पड़े, अगर वो सीधी सीधी जा रही है, सीधी सीधी सीधी, तब भी उसको एक विमीय बोलेंगे। अगर बिल्कुल मुड़ नहीं रही है, अगर घूम गई, तो उसकी गति कैसी हो जाएगी, थोड़ा जल्दी आया करो, थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है, लेट आने से चीजें क्या बिगड़ जाती हैं। चलो, तो मैंने आपको आगे होगा समझ में कि जब भी वस्तु केवल सीधी रेखा में, अच्छा इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे सीधी कार, आप लोग रास्ते में जा रहे हैं, आपने सोचा कि अब तो कुछ भी हो जाए, मैं तो सीधी ही चलाऊंगा कार, भले ही कुछ भी हो जाए, कैसा भी खाई आ जाए, गड्ढा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो अगर आप सीधी चला रहे हैं बिल्कुल सीधी रेखा में, एक विमीय गति, फट से बोल दो कि यार एक विमीय गति चला रहा है ये, ठीक है। जब जैसे कि जब मान लीजिए आप घूम गए, जैसे कि अपन यहाँ पर शिवपुरी में कहीं रास्ते में जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाला रास्ता है, तो फिर तो आपको कार जैसे घुमानी पड़ेगी, तो जब घुमा दोगे कार को, तो कैसी गति हो जाएगी, द्विविमीय गति हो जाएगी। कार कभी त्रिविमीय गति नहीं कर सकती, कार उड़ेगी कैसे, कभी देखी कार उड़ते हुए, ठीक है, तो वो गति कैसी हो जाएगी, द्विविमीय गति हो जाएगी। अच्छा, अगर आप गोल गोल घूम रहे तो वृत्तीय गति, ये अगर आप गोल गोल घूम रहे तो ये कैसी गति, ये भी द्विविमीय गति है, ऐसे गोल गोल, क्योंकि इसमें आपने क्या किया, देखो थोड़ा सा भी अगर मानू, ये देखो आपने एक्स अक्ष चली है, यहाँ देखो मान लीजिए यहाँ पर आप वाई अक्ष, लेकिन जेड अक्ष कहाँ है, इधर कहाँ निकले आप, बाहर की तरफ कहाँ निकले, तो ये कैसी होती है, ये भी कैसी है, एक द्विविमीय गति होती है, सर्कुलर घूमना। अच्छा, आप लोगों ने कभी ऐसे ऐसे मैं मान लीजिए मेरे पास ये ढक्कन है, ये ढक्कन है, उसको मैंने ऐसे अपने हाथ में पकड़ा और ऐसे मैंने फेंक दिया, कौन सी गति हो गई है, अगर ये ढक्कन है, अगर इसने गति कैसे की, ऐसे ऐसे गति की, ये कौन सी गति हो, द्विविमीय गति, बिल्कुल द्विविमीय गति, बहुत सही बहुत सही। अगर इस ढक्कन ने, अगर मैंने इस ढक्कन को हाथ में पकड़ा, ढक्कन को मैंने हाथ में पकड़ा, ऐसे फेंक दिया, तो ये द्विविमीय गति है, भले ये हवा में था, लेकिन ये त्रिविमीय गति नहीं है, क्योंकि इसने देखो ये एक्स अक्ष चला और ऊपर ये वाई, इधर कहाँ चला, इधर आपकी तरफ अगर ये ढक्कन, ढक्कन अगर ऐसे जाता,
मैं हाथ में अगर इसको देता हूँ, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता जाता जाता, फिर ऐसे हो गया ढक्कन। अब इसकी गति कैसी हुई? त्रिविमीय गति हो गई, क्योंकि ढक्कन देखो अगर ऐसे जाके तो कहीं ऐसे आ जाए तो हो जाएगी ये त्रिविमीय गति। तो कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा समझ में, एक विमीय गति, द्विविमीय गति। अच्छा, त्रिविमीय गति हवाई जहाज, पतंग, ठीक है, पक्षी, ये जितने भी होते हैं, देखो त्रिविमीय गति को तो मैं बोर्ड पर बना ही नहीं सकता। बोर्ड, क्योंकि बोर्ड कैसा होता है, 2 डायमेंशनल होता है, केवल इस पे 2 वाली चीजें इसमें दिखाई जा सकती हैं, त्रिविमीय वाली चीजें बोर्ड पर दिखाई, वो आप फील कीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एरोप्लेन वगैरह, इसके अंदर एग्जाम्पल लेना, हवाई जहाज, वगैरह, पतंग जो आप उड़ाते हो, ठीक है, पक्षी है, कुछ भी है, ठीक है। ध्रुवीय गति में आप क्या लिखोगे? किसी आड़ी टेढ़ी चलती हुई कार, आड़ी टेढ़ी चलती हुई कार, ठीक है, टेढ़ी चलती, वो सब आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है, चलती हुई कार वगैरह है, ठीक है। चींटी है, चींटी की गति, चींटी वगैरह, फर्श पे अगर चींटी अगर घूम रही है तो वो कैसी गति है? उसकी द्विविमीय गति है। अच्छा, कभी आपने अपने रूम के कोने को देखना, जो होता है ना कोना, होता है ना रूम का कोना, अभी इसमें तो दिख नहीं रहा होगा, कोना जो होता है उसमें 3 अक्ष होते हैं, 3 अक्ष होते हैं कोने में। देखो एक तो देखो, ये जैसे मेरे सामने कोना है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, अब किसी को भी बोल दो एक्स अक्ष, अगर मैं इस ऊपर वाले को फिर मैं क्या बोलूंगा? जेड अक्ष। इसमें 3 अक्ष होते हैं कोने में। अगर कोई व्यक्ति, जैसे अपन लोग हैं, अपन तो त्रिविमीय गति कर ही सकते, कोई एक साथ 3 अक्षों में कैसे सकता है? कोई एक साथ 3 अक्षों में घूम ही सकता, क्योंकि अपन उड़ नहीं सकते। अगर अपन उड़ जाते, अगर हम उड़ के अगर ऐसे चलने लगते तो अपनी गति त्रिविमीय गति हो जाती। आए समझ में? अपन सिर्फ द्विविमीय गति करते हैं, क्योंकि अपन सिर्फ एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में घूम रहे हैं। जो फर्श होता है, ऐसे ये हो गया, अपन मान लीजिए एक्स, ये वाई, तो अपन सिर्फ यहाँ इस पे अपन घूमते हैं अपने फर्श में, और इस वाले अक्ष का तो अपन यूज नहीं लिया। अगर अपन उड़ जाए, थोड़ा सा उठ जाए अपनी जमीन से, उड़ के फिर अपन घूमने लगे, तो अपनी गति त्रिविमीय गति हो जाएगी। आया समझ में सभी लोगों को? ठीक है। तो एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया तीनों का, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, ये तो हो गया फिजिक्स के हिसाब से, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। और बेसिक आपको याद रखना, जो एक्स अक्ष में गति करे एक विमीय, एक्स और वाई दोनों में किस, अच्छा इसे अपन मैथ के अंदर समतल बोल देते हैं, किसी समतल में गति करे इसे समतल बोल देते हैं। क्योंकि अगर इसमें घूमेगा, ऐसे मान लीजिए ऐसे ऐसे घूम रहा है, कोई वैसे ऐसे घूम रही है, ये क्या है, इस समतल में घूम रही है, एक तरह का समतल है, ठीक है। तो अगर किसी समतल में गति करे या फिर एक्स और वाई दोनों अक्षों को में गति करे, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन एक तरह की द्विविमीय गति है। अच्छा, त्रिविमीय गति हवा में उड़े। अच्छा, अब इसके बाद 2 गतियों, क्या बोला कि अगर अपन मोटे मोटे तौर पर गतियों को बोले तो 2 तरह से और बांटा गया, एक होती है दृश्य और एक होती है अदृश्य। दृश्य, ये तो बच्चों वाली चीज, ये आपसे वैसे कभी पूछी नहीं जाएगी, पूछी तो यही जाएंगी मेन, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। दृश्य गति, दृश्य गति, तो दृश्य गति तो वे जिन्हें आप देख सकते हैं, दुनिया में जितनी भी गति आपको दिख रही है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, दृश्य। तो दुनिया में जितनी भी गतियां आपको दिखाई दे रही हैं, वो सारी की सारी कैसी हैं? दृश्य गतियां हैं सारी। कार की गति, अपने खुद की गति, किसी व्यक्ति की गति, ट्रेन की गति, एरोप्लेन की गति, ठीक है, जो भी गति आपको दिखाई दे रही है वो सारी की सारी क्या है? दृश्य गति है। अदृश्य गति जो आपको दिखाई नहीं देती, प्रकाश की गति, गति तो होती है भाई प्रकाश के अंदर, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती प्रकाश की गति। धूल के महीन कणों की गति, जो बारीक कण होते हैं ना धूल के, जैसे एटमॉस्फेयर में कण तो सब जगह, जैसे ऑक्सीजन के कण हैं, हाइड्रोजन के कण हैं, ऑक्सीजन तो है रूम के अंदर, लेकिन जब उनको दिखाई नहीं दे रही ना ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के कण भी गति कर रहे हैं, तो वो कैसी गति हो जाएंगी? अदृश्य गतियां हो जाएंगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की गति, अब जैसे कि मान लीजिए आपको पता है ये मार्कल कैसे बना होगा, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। ये सबसे जो छोटा होता है वो क्या होता है? एक अणु, क्या, परमाणु, सॉरी, परमाणुओं से मिलकर बना है, छोटे छोटे परमाणुओं से नीचे अपन नहीं तोड़ सकते। बोला जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन इन्हें ये कभी फ्री नहीं मिलेंगे आपको, कभी फ्री मतलब एक मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो किसी भी, अगर मैं इसको तोड़ता जाऊं मार्कर को तोड़ता जाऊं, बहुत बारीक
तो सबसे जो बारीक कण निकलेगा उससे अपन क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ये तो आपको मालूम होगा केमिस्ट्री के अंदर। परमाणु को अपन आगे नहीं तोड़ सकते, ठीक है, परमाणु को अपन आगे नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? अगर आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमने तो नाम सुनी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कभी फ्री स्टेट में नहीं होते, मुक्त अवस्था में नहीं मिलेंगे कभी। ये लिया, ये लो, ये लो, ये रहा इलेक्ट्रॉन, नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आप निकाल के फिर वो किसी और के पास चला जाएगा, ऐसे बाहर घूमता हुआ नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन परमाणु आपको फ्री स्टेट में मिल जाएगा, मुक्त अवस्था में। जैसे आप दिखा दीजिए, इससे माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो परमाणु दिख जाएगा, ये रहा परमाणु। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन्हें आप वैसे इन सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, तो उनकी गति कैसी हो जाएगी, अदृश्य गति हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, दृश्य और अदृश्य। मेन चीज तो आपको ये समझनी थी, एक द्विमीय, द्विमीय और त्रिमीय। और गति किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु की समय के साथ उसकी स्थिति में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, उसे अपन क्या कहते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। अब इसकी बेसिक चीजें हो गई। अपन एक चैप्टर है जिसका यूज आगे होगा, लेकिन मैं अभी से इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में भी उसका इस्तेमाल होगा, इसलिए उसका पूरा एक चैप्टर है आगे, सदिश अदिश करके, बहुत बड़ा, मतलब आगे जाके सेकंड, मतलब इसके बाद वाला चैप्टर उसमें अच्छे से आएगा। सबसे फिर भी मैं एक बार इसमें स्टार्टिंग कर देता हूँ, क्या होता है सदिश और अदिश राशियां। सबसे पहले बात करूंगा अदिश राशियों की। अदिश राशियां, अच्छा इन्हें समझ, मैं इनकी डेफिनेशन बोलता हूं। ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अपन अदिश राशियां कहते हैं। मैंने क्या बोला, जिनमें केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जैसे कि इसके अंदर में एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझते हैं अपन। जैसे कि किसी का द्रव्यमान, ठीक है, समय। जैसे कभी मैं आपसे पूछूं कि भैया आपका वजन कितना है, तो आप बोलोगे सर मेरा वजन 40 किलो। मैं बोलूं अच्छा दिशा बता, किस दिशा में, मैं ये क्या बोलोगे, ये सर कौन सी फालतू बात कर रहे हो, दिशा थोड़ी होती है इसकी कोई, वजन तो वजन है, 40 किलो। ये क्या बोलूं कि मेरी उत्तर की दिशा में 40 किलो, नॉर्थ दिशा में, दिशा नहीं हो सकती। अब मैं बोलूं समय कितना हुआ है समय, तो आप बोलोगे सर 11 बज गए। मैंने अच्छा 11 बज गए, किस दिशा में 11 बज गए, ये क्या फालतू बात है, दिशा थोड़ी होती है इनके अंदर। ये तो ऐसे ही बोली जाती, इनके अंदर कभी आप दिशा नहीं बताते, 11 बज गए, उत्तर की ओर बज गए, दक्षिण की ओर 11 बज गए, ऐसा नहीं होता है। तो ये कैसी राशियां हो गई, द्रव्यमान, समय, ठीक है। लंबाई की अगर मैं बात करूं, ठीक है, दूरी की अगर मैं बात करूं, तो ये कैसी होगी, जैसे दूरी है, लेकिन इसमें दूरी अलग होती है, विस्थापन अलग होता है, उसमें कंफ्यूज मत होना। अगर मैं आपसे फिजिक्स के अंदर अगर मैं ये पूछूं कि यहाँ से ग्वालियर कितने किलोमीटर दूर है, तो आपने बोलिया कि सर यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है, तो बोलूंगा कि सर इसकी दिशा, आप बोलोगे उत्तर की तरफ। तो अब ये दूरी नहीं हो गई, फिजिक्स के अंदर इसे अब बोलते हैं विस्थापन, क्योंकि अब आपने इसको दूरी के साथ आपने अगर दिशा लगा दी तो वो विस्थापन हो गया। अच्छा चलिए इसको एक और कहानी से समझते हैं। पहले मैं एक और बता देता हूँ अदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश राशियां, सदिश राशियां क्या होती हैं, ये तो आगे समझ में, द्रव्यमान, समय, उसका मैं अभी एक और एक कहानी समझाऊंगा। देखो सदिश राशियां क्या होती है, जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, दोनों होते हैं, परिमाण दिशा। परिमाण का मतलब जैसे कि यहाँ पर बोलो 4 किलो, तो 4 किलो क्या आ गया, इसका परिमाण हो गया। दिशा यानी आप बताओगे उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। अब सदिश राशियां जिनमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, बल, वैसे तो और भी है बल। मैंने बोला कि मैंने जो है बल लगाया, फोर्स लगाया, बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। तो आप पूछ सकते हो कि किस दिशा में बल लगाया। जैसे मैंने इस बोर्ड को दबाया, तो मैं बोलूंगा कि मैंने इस दिशा में, क्योंकि बल के साथ आपको दिशा बतानी पड़ेगी। बल ऐसा नहीं कि आपने बल लगाया, लेकिन कहाँ बल लगाया, किस दिशा में लगाया, किस पर बल लगाया, आपको इसमें दिशा बताना जरूरी है, ठीक है। बल ऐसे ही नहीं आते हैं। अच्छा अब मैं आपको समझाऊंगा, ये तो आगे ना, इसमें परिमाण दिशा दोनों होती है। अब इसको अपन डेली लाइफ से अपन जोड़ के देखते हैं
कि कैसे ये कंफ्यूज कर सकते हैं सदिश और अदिश राशि। जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए पाकिस्तानी फौजी लिखे हुए पड़े हुए हैं, पाकिस्तानी फौजी है, ये अपने इंडियन फौजी, इनकी टोपी लगा देता हूँ थोड़ा अच्छे वाले, ठीक है। चित्र पे मत जाइए, पेंटिंग मेरी बहुत खराब है, ठीक है। चलो, अब ये लोग, इनके जो है किसी कमांडर ने ऑर्डर दिया कि 1.5 किलोमीटर जाओ, 1.5 किलोमीटर जाओ। अब ये लोग बोलेंगे 1.5 किलोमीटर कहाँ, मतलब इनको मालूम नहीं, डेढ़ इधर जाए कि इधर जाए कि इधर जाए, और जब तक यहाँ से कोई आदेश नहीं आएगा ये भी मतलब कंफ्यूज। तो यहाँ से अब इनको मालूम नहीं है कि 1.5 किलोमीटर क्या, ये तो सिर्फ आपने क्या बता दिया, परिमाण बता दिया ये तो आपने, कि भाई हाँ ठीक है भाई 1.5 किलोमीटर हो गया, 1.5 जाना है, लेकिन कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो ये क्या हो गया, जब आपने सिर्फ इतना बोला कि 1.5 किलोमीटर जाइए, तो ये क्या हो गई, अदिश राशि हो गई, क्योंकि इसमें सिर्फ आपने क्या बताया, परिमाण बता दिया। अब अगर कमांडर ये बोल दे कि नहीं 1.5 किलोमीटर आपको उत्तर की तरफ जाना है, उत्तर की तरफ ऊपर की ओर जाना है, तो अब आपने बोल दिया 1.5 किलोमीटर उत्तर। अब इसके अंदर आपने क्या बता दिया, परिमाण भी बता दी, ठीक है, और आपने इसके अंदर दिशा भी बता दी, परिमाण भी बता दिया आपने इसके अंदर, और इसके अंदर आपने क्या बता दी, दिशा भी बता दी। तो अब ये क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। आया समझ में, कि जब आप सिर्फ परिमाण पर जाते हैं तो वो राशि हो जाती है कैसी, अदिश राशि। लेकिन जब आप उसमें दिशा इंक्लूड कर देते हैं तो वो कैसी राशि बन जाती है, सदिश राशि बन जाती है, ठीक है। और इसके बारे में पूरा एक आगे जाने वाला एक चैप्टर है, इसके जोड़ गुणा भागी सब अपन समझेंगे। अभी आपको सिर्फ इतनी इतनी मैंने डेफिनेशन नोट्स में भी मैं सेंड कर दूंगा, अगर नहीं मिले तो आपको, अगर इतना तो आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, किसी भी डेफिनेशन में मैं द्वारा और कोई कहानी बना के समझा सकता हूँ। लोग है ना, पूछा करो, देखो कोई चीज अगर नहीं आती ना समझ में, क्या होता है ना, टीचर के पास बहुत सारे होते हैं मेथड समझाने के, लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं कि ऐसा ठीक है आ ही गया, कुछ भी डाउट है पूछ लो, क्या मालूम मैं कोई एक और निकाल दूं मेथड समझाने का, ठीक है। तो आ जाए तभी बोला करो। चलो आगे ना समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे चलते हैं, जो अगर जो नंबर 1 वगैरह में है उसमें तो भर भर के आएगी ये डेफिनेशन, ठीक है। ये भी आ सकती है, एक विमी गति, द्विविमी गति, त्रिविमी गति में अंतर, ठीक है। वो सब आप नोट्स मैंने पहले ही मेरे नोट्स आज सेंड कर दिए थे ग्रुप पे। चलो यार, ये भी आज रोने पे रखा है, ये भी आवाज सही आए ना, अगर आवाज में कोई दिक्कत आए तो मेरे को मैसेज कर देना फटाफट, अगर मैं ना देख पाऊँ तो आप तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो ग्रुप पे कि सर आवाज नहीं आ रही, ठीक है। चलो, प्रश्न है दूरी और विस्थापन में अंतर। अंतर या पहले पढ़ने की डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्या होता है दूरी और विस्थापन। बहुत सुन लिया सर आपके मुंह से, अब बताइए दो, दूरी विस्थापन क्या है, ये बेसिकली है क्या, दूरी और विस्थापन। देखो समझते हैं, पहले अपन दूरी को समझेंगे। दूरी किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, ए और बी, ये दो स्थितियां हैं, ए और बी। एक आदमी ए से चलना चालू करता है, पहले ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे ऐसे ऐसे, तो सीधे ऐसे पहुंच गया। तो मान लीजिए अगर ये 2 है, ये 3 है, फिर ये 3 है, फिर 2 है, ये 1 और फिर ये 5 है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी दूरी कितनी, तो आप क्या करोगे, इसके पथ की लंबाई को नापोगे, जो इसने पथ तय किया उसकी लंबाई को नापोगे, तो बोलोगे सर 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 11 12, 12 5 17। तो आप बोलोगे 17 इसकी क्या होगी, जो भी मीटर किलोमीटर जो भी आप इसके साथ में है। तो दूरी की डेफिनेशन क्या हो गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब फिर सर विस्थापन, ये तो चलो विस्थापन हो गया, अब विस्थापन की क्या होगी डेफिनेशन। विस्थापन विस्थापन क्या हो गया, जहां मैं लिख देता हूं पथ की लंबाई, ताकि आपको याद है, पथ की लंबाई।
पथ की लंबाई। अब विस्थापन, विस्थापन क्या है? किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मैंने क्या बोला? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यहां पर अगर आपने बोला कि पथ की लंबाई 17 मीटर थी, अगर मैं यहां बोलूं न्यूनतम दूरी को, मैं क्या बोला? न्यूनतम दूरी आपको देखनी विस्थापन में। तो न्यूनतम दूरी क्या होती है? लंबवत दूरी ही हमेशा न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को बिल्कुल सीधा सीधा जोड़ दूं, अच्छा ये वाली दूरी तो मैंने इसमें जोड़ी ही नहीं, गलती हो गई, ये 2 है, ये 1 है, तो 17, 18, 19, 20 मीटर चलाओ। ये भी तो चला ना, इधर भी तो चला, 3 2 5 5 इन दोनों को जोड़ लेना बस, ठीक है, 20 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ के चलो अपन चलते हैं न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी क्या है? अब मुझे इन दोनों को मिलाना है, ये है न्यूनतम दूरी, लंबवत दूरी। ये कितनी हो जाएगी? 2 2 4 2 6 1 7 और ये 7 5 12, तो यहां कितनी हो जाएगी? 12 मीटर न्यूनतम दूरी। विस्थापन में बेसिक अंतर आपको आया समझ में? विस्थापन में क्या होता है? आपको सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को नापना है, उसे हम बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, और इसमें क्या होता है? पथ की लंबाई होती है, पथ की लंबाई होती है। अच्छा, अब मैं बोलूंगा यह एक कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। क्यों? अच्छा, अब मैं इसमें बोलूं, इसमें दिशा क्या है? कोई बता पाएगा कि अच्छा व्यक्ति ने जब इसमें दूरी की मैं करूंगा तब मैं आपसे पूछूं बताओ इसकी दिशा, दूरी की दिशा क्या है? बता पाएगा? इनसे पहले उत्तर गया, फिर पहले उत्तर गया, फिर पूरब गया, फिर दक्षिण गया, दिशा तो बता ही नहीं पाओगे ना। हाँ, नहीं बता पाएंगे, बहुत बढ़िया। तो इसमें आप दिशा आप बता ही नहीं पाओगे, दिशा नहीं बता पाओगे तो कैसी राशि हो गई? अदिश राशि। अच्छा, इसमें कोई मुझे दिशा बता सकता है? हाँ सर, बता सकते हैं। इसमें दिशा फिक्स फिक्स है, पूरब की ओर गया ये। पता है ना कौन होता है पूरब? ये होता है पूरब, ऊपर वाला होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, सॉरी पश्चिम होता है ये होता है दक्षिण। ठीक है, ये बेसिक है, अगर कहीं बोर्ड भाई ये 12 किलोमीटर कैसे गया है? अगर कोई आदमी बिल्कुल सीधे सीधे जाए तो क्या हुआ? 12 किलोमीटर पूरब की ओर, और लेकिन उसके अंदर तो कोई दिशा बता ही नहीं सकता। तो आपको बेसिक समझ में आ गया बिल्कुल कि सदिश और अदिश में मतलब सॉरी सदिश और अदिश में मतलब क्या अंतर है? यहाँ पर और आ गया वो अच्छी समझ में, और इनकी डेफिनेशन भी आ गई होगी इसमें। पथ की लंबाई को अपन दूरी कहते हैं, और न्यूनतम दूरी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आ रहा है कि समझ में? सभी लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, ये गए, शायद ये गए, आज ये खत्म हो गए, इनका काम आज खत्म हो गया। देखो चलिए, देखो क्या है ना, मैं आज की क्लास बहुत जल्दी क्यों खत्म कर रहा हूँ? क्योंकि कुछ बच्चे कल से आएंगे, समझ रहे ना? कुछ बच्चे कल से आएंगे, तो उनका जाना मिस ना हो जाए। आप लोग टेंशन मत लेना, यहाँ से तो पेस मतलब ऐसे चलेगी जो हलवा। ठीक है, बहुत जल्दी जाएगी यहाँ से तो खत्म। अगर मैं चाहूंगा तो एक दिन में आधा हो जाए खत्म चैप्टर, क्योंकि ऐसी चलती रहेगी डेफिनेशन। ठीक है, तो कल से कुछ नए बच्चे ऐड होंगे, तो अभी आज अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप मुझे कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, क्योंकि अगर आज मैं ज्यादा नहीं कर रहा डिस्कस, कल अपन और अच्छे से करेंगे डिस्कस। नए बच्चे आएंगे तो उनके साथ, ठीक है, और अच्छे से बढ़िया से अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बढ़िया बढ़िया कहानियों के साथ, मतलब ऐसे रटन विद्या नहीं, बिल्कुल कहानियों में बढ़िया बढ़िया कहानियां चलेंगी, और अच्छी अच्छी आएगी कहानियां भी। तो ठीक है, चलिए, तो आज अपन इतना ही अपन देखते हैं। कल फिर अपन मिलेंगे इसी टाइम पे।
चलिए बाय ऑल ऑफ यू।